हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, देखिए हमारा चैप्टर जो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन कंप्लीट हो चुका है। और आज हम उनके कुछ प्रश्न जो हैं वो ट्राई करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी वो यानी थ्योरी वाला पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण 10.3 जो आपका बनता है वो लेंस जब हमारा शुरू होता है, यानी परावर्तन के बाद अपवर्तन जब स्टार्ट होता है, तो पहला एग्जांपल हमारा ये बनता है। इसको समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, बात क्या कही जाती है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। अब आपको ये याद होना चाहिए, आप लिखोगे कि सर फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, 15 सेंटीमीटर हमें दे रखा है तो एफ की वैल्यू दे दी। लेकिन ये अवतल लेंस की बात करते हैं। अब अवतल लेंस में क्या खासियत थी, याद कीजिए। अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की होती थी, नेगेटिव होती थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो इसकी फोकस दूरी एफ से लिखी है, हल कर रहे हैं हम, ये दी गई है माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अवतल लेंस की बात की गई, मैंने आपको बताया था। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? किसको? बिंब को। यानी हमें नहीं पता बिंब को कितनी दूर रखना है। बिंब की दूरी मतलब यू कितना हो कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, कि जो प्रतिबिंब बने वो लेंस से बने 10 सेंटीमीटर दूर। बिंब को तो कितनी दूरी पे रखें कि प्रतिबिंब बने 10 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता था v से, और वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस में जिस तरफ हमारा बिंब होता है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें जो v होता है वो भी क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? और हमें क्या निकालना है? यू निकालना है, मतलब बिंब को कितनी दूर रखा जाए। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी एम की वैल्यू भी हमें यहां पर निकालनी है। चलिए देखिए, जैसे ये मान लिया वो आपका अवतल लेंस है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष। इस तरफ अगर हमारा कोई यहां पर C1 F1 F2 C2 जो भी है, अगर इस तरफ हमारा क्या बनता था? बिंब था, तो इससे एक ऐसे किरण जाती थी, फोकस को देकर मुड़ जाती थी, दूसरी सीधी हमारी ओ से चली जाती थी, ये पीछे की तरफ लेके आते थे, ओ से जाती थी, ऐसे इसी तरफ बनेगा ये भी। तो हम देखते हैं कि वी यू और एफ, इससे हम यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस का सूत्र। तो लेंस सूत्र द्वारा, बताइए लेंस सूत्र क्या था? ये सूत्र था हमारा 1/f बराबर था 1/v माइनस 1/u। मैंने आपको बताया था v वाले में से u वाला माइनस करो और बराबर रखो f के, यानी 1/। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमें निकालने किसकी वैल्यू? हमें u निकालना है, u। तो u निकालने के लिए u को तो हम ले आते हैं लेफ्ट साइड जो प्लस का हो जाएगा, f को ले जाते हैं राइट साइड जो उस साइड जाके माइनस का। तो क्या होगा? इस तरफ 1/u बना, उस तरफ 1/v हमारा पहले ही था, और 1/f उस तरफ जाके हो गया माइनस का। अब देखिए 1/u निकालना हमें। 1/v, v की वैल्यू आपको दी गई है माइनस के 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको ये भी बताया था जितनी वैल्यू है उनको उनके चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, और उनके जो मात्रक हैं, जो मतलब कि उनके मात्रक हैं, उनके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब मात्रक जो है इनके, जो इकाई है, इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, सभी को एक में रखा जाएगा। तो ये हो गया 1/-10 माइनस 1/f। f कितना है? f माइनस के 15, तो ये हो गया माइनस के 15। अब 1/u इक्वल टू, ये माइनस ऊपर लग जाएगा हमारा, माइनस का 1/10, क्योंकि माइनस ऊपर नीचे लग सकता है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/u। यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना दिख रहा है हमें? 30, क्योंकि ऐसी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड जा रही हो, वह छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 30। 10 से डिवाइड करो इसको, लघुत्तम आने के बाद इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना, नीचे वाले को इससे क्या करेंगे? डिवाइड, और ऊपर मल्टीप्लाई। 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 की -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3। फिर 15 से डिवाइड किया तो आया 2, 2, और 2 की ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो 1/u हमारा हो गया -3 + 2 माइनस का 1/30,
यानी माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है। u की वैल्यू निकालनी है, इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, उत्तर आएगा -30 सेंटीमीटर। यानी हमें उस बिंब को 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा उस लेंस से, ताकि प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बने। और कहाँ रखना होगा? उस लेंस के बाईं तरफ रखना होगा, ताकि ये दूरी किस में आ जाए, फिर नेगेटिव आ जाए, u की वैल्यू माइनस आ गई। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था? फिर हमें निकालना था आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? m, और जो किसके बराबर होता है? v/u। तो लिखिए m बराबर, v की वैल्यू कितनी आई थी? अभी अभी हमने देखा था -10, ऊपर हमने देखा था -10, और u आया है हमारा -30। माइनस से माइनस गया, 10 से कैंसिल कर दीजिए 3 पे, तो यहाँ से हमारा m जो बनकर आया वो आया +1/3। अब देखिए प्लस क्या बता रहा है? 1/3 का मतलब क्या हुआ? 0.33 लगभग इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस का है तो कैसा होता था? ये हमारा आभासी व सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा। प्लस यही बताता था, माइनस बताता था वास्तविक और उल्टा। व बिंब के आकार का, बिंब के आकार का 1/3 होगा। 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या? क्योंकि ये 1/3 m की वैल्यू क्या बताती है? m की वैल्यू प्रतिबिंब के बारे में बताती है ना। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंब से 1/3 गुना बनेगा, यानी उसका 1/3 होगा। तो ये आ गया उस प्रतिबिंब के बारे में। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जो अगला है हमारा। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है शाबाश? कोई 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। क्या है? बिंब। तो ये बिंब की क्या दे दी? ऊंचाई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। यानी कि मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इस पर कोई ऐसे बिंब है वो लंबवत बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखा है, और जिसकी हाइट आपको दे रखी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर फोकस वाला वो हमारा उत्तल, वो उत्तल हमारा क्या है? लेंस है। अब वो कहता है बिंब की लेंस से दूरी, किसकी? बिंब की। याद कीजिए बिंब यहाँ पे है, यहाँ लेंस है, लेंस से बिंब की दूरी u कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज सारा हमें ज्ञात करना है और आवर्धन भी बताना है। तो दे क्या क्या रखा है वो दे देखिए शाबाश। हल लिखेंगे। हमें दे रखा है कि उस बिंब की ऊंचाई दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा था। ठीक है, बुक में आपको H' और H से लिखा होगा, हम यहाँ HO HI से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बताना होता है। HO हमारा क्या हो गया? उस बिंब की ऊंचाई जो दे रखी है तुम्हें 2 सेंटीमीटर, और किसके? प्लस के। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक हमारा लेंस है, फोकस दूरी को f से, और ये 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर किसकी रहेगी? प्लस की। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की बात है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था। फिर बात करते हैं कि बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की दूरी क्या होती है? u, और लेंस से दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर, और u क्या होता है? हमेशा नेगेटिव, दोनों ही केस में। प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज सारा निकालना हमें, यानी v निकालना है, फिर उसके बाद m निकालना है, और सारी चीजें देखनी है। तो शाबाश, बताइए सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें? हमें दिख रहा है 3 चीजें, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। अब देखिए लेंस सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही था। अब हम बात करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमें निकालना है v, तो u को इस तरफ ले आएंगे, तो 1/v किसके बराबर बचेगा? एक तरफ 1/f था ही, और 1/u आके इस तरफ क्या हो गया? प्लस का। मैंने सिर्फ इनको इंटरचेंज किया है, पहले u को मैं लेफ्ट साइड लेके आया, फिर उनको इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए 1/v बराबर 1/f, f कितना है? f है 10, प्लस के 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 1/10 प्लस 1/u, u हमारा है माइनस के 15। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो
1/v कितना होगा, 1/10, माइनस बीच में लग जाएगा ये, और माइनस का 1/15। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा इसका 1/v यूं का यूं, एलसीएम हमारा हमें दिख रहा है कितना 30, अभी अभी तो आया था लास्ट टाइम। नीचे वाले से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 15 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 2, कितना आया 1/30। तो 1/v का मान है 1/30, तो v का मान हो जाएगा 30, क्यों, पलट देंगे दोनों तरफ से, v आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 30 सेंटीमीटर दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और ये आया प्लस का, तो इसका मतलब क्या बनेगा, लेंस के दाईं तरफ बनेगा, जिस तरफ प्रकाश की किरण जा रही है उसी तरफ आगे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये हमारा होगा, क्योंकि उत्तर लेंस में हमें पता है v पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए। अब हम बात करेंगे m आवर्धन की। आवर्धन देखिए, आवर्धन क्या होता था, v/u, v हमारा है अभी अभी आया है 30, और u हमारा कितना था, u हमारा था माइनस के 15, तो यहाँ पे रख दिया माइनस का 15, 15 से कैंसिल कर दीजिए 2 पे, उत्तर आया माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 क्या बता रहा है, सबसे पहली बात माइनस का है, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, और क्या होगा, और देखिए अलग अलग, अगर देखें मैंने कहा था अलग अलग देखना है, साइन को अलग देखना, वैल्यू को अलग, 2 1 से बड़ा होता है, -2 नहीं है ये, माइनस तो हमने देख लिया, उसकी वजह से तो लिख दिया प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा। 2 हमारी 1 से बड़ी वैल्यू है, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से, किससे, बिंब के आकार से 2 गुना बड़ा होगा, क्योंकि ये 2 ही तो बता रहा है कि कितने गुना बड़ा है, बड़ा तो है, बता दिया 1 से वैल्यू बड़ी है, लेकिन 2 गुना बड़ा होगा। अब हमें पता है कि क्या पता हमें कि m बराबर होता है HI/HO, हमें निकालनी यहाँ से HI, किसकी, HI क्या होता है, हाइट किसकी होती है, प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की हो जाएगी m गुणा HO। तो यहाँ से हमें देखा कि HI जो हमें दिख रहा है, HI देखिए, HI इमेज की हो जाएगी ना, m कितना है माइनस का 2, गुणा में HO बिंब की ऊंचाई 2 थी, ये हो गया 2, और ये आ गया माइनस का 4 सेंटीमीटर। माइनस का साइन बता रहा है कि वो जो हमारा बिंब है, जो प्रतिबिंब बना है, वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसीलिए तो हमने लिखा कि वास्तविक वह उल्टा, और 4 सेंटीमीटर हाइट का होगा, हो जाएगा। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बीच में है, वो देखते हैं शाबाश। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन कर रही, वायु में चल रही एक प्रकाश की किरण किसमें प्रवेश करती है, तिरछी प्रवेश करेगी, किसमें, ये प्रवेश करती है हमारी जल में। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, यानी हमें बताना है कि अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर। अब देखिए मान लीजिए ये वो सतह है, ये वो एक हमारा पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ, जो उन दोनों माध्यम को अलग अलग करता है। ठीक है, इससे ऊपर हमारी वायु है और इससे नीचे हमारा जल है। वायु हमें पता है एक विरल माध्यम है, क्या है, एक विरल माध्यम, और ये हमारा एक सघन माध्यम है, क्या है, एक सघन माध्यम। सघन क्या होता है, भारी, विरल क्या होता है, हल्का। और यहां से हमारी मान लिया कि ये वो हमारी किरण आ रही थी ऐसे तिरछी, ठीक है। और उसके बाद अब हमने देखना है कि ये जो हमारी किरण आ रही है तिरछी, ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। और यहां पर हमारा अभिलंब है एक,
ये वो हमारा क्या हुआ, अभिलंब। ध्यान से देखिएगा। तो ये कहाँ जाएगी? अब जानी तो चाहिए थी ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी अपने वास्तविक पथ पे, लेकिन हमें पता है कि जब यहाँ पर अपवर्तन हुआ है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन कहाँ मुड़ेगी? अब याद कीजिए, मैंने आपको केस बताए थे। पहला केस था जिसमें मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए वायु में गति तेज होगी, गति तेज होगी और इसमें गति कम होगी, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, और इसका ज्यादा। तो हमें देखना था कि अपवर्तनांक कम से ज्यादा की तरफ जाते थे, तो यहाँ पर हमारी जो प्रकाश किरण है वो मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ, ऐसे मुड़ जाएगी। और यहाँ पर हमारा कोण बनेगा, यहाँ पर हमारा कोण बनता है आई, और यहाँ पे कोण बनता है आर। समझ में आया क्या बताया? तो हम ऐसे बताएंगे कि जब वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करने पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इतना लिखना था सिर्फ, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रखा था, ये भी पूछ रखा है कि बताइए क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, इसलिए वायु हमारा विरल माध्यम है, जल हमारा सघन माध्यम है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। प्रकाश वायु से, देखिए ध्यान से देखिए, प्रकाश वायु से, इतनी चीज आप छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, प्रकाश वायु से, अब यहां से पढ़ी सीधा, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि बीच में आपको इधर रखा है, इसमें समझ में नहीं आएगा ये अपवर्तनांक किसका है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी जो ये अपवर्तनांक है ये कांच का है, किसका? कांच का। कि उस कांच की प्लेट का अपवर्तनांक जिसका 1.50 है, उसमें प्रकाश जो है वायु से प्रवेश करता है, वायु से उसमें प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक ये है। और वो कहता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल कांच में निकालनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। तो देखिए, हमें पता है कि जब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देखते थे तो हम दो तरीके से लिखते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जा कहाँ से कहाँ रही है, वायु से कांच में। तो वायु के लिए हम मान लेते हैं कि V1 कौन सी चाल होगी? ये हम लिखेंगे माध्यम 1, जिसको हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। किसमें होगी? माध्यम 1, क्योंकि वायु से गई है तो इसको माध्यम 1 मान लिया, और इसको बोला वायु में प्रकाश की चाल V1 मान लिया। ठीक है, और उसके बाद वैसे ही, क्योंकि वायु और निर्वात की बात एक ही होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल एक ही होती है, इसी के विद रिस्पेक्ट टू लिखा जाता है, लगभग बराबर होती हैं ये, इसी में लिखा जाएगा। और V2 किसको मानेंगे हम? किस में प्रवेश किया उसने? कांच की प्लेट में, तो हम लिखेंगे माध्यम 2, माध्यम 2 या कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल। हो जाएगा, ये V1 हो गया, V2। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए यहां से यहां गया तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे N21। अब N12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बताता था कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, और दे भी तो यही रखा है। अगर हमें ये दिया होता कि वायु का अपवर्तनांक दिया होता, इसका ना दिया होता, तब हम लिखते 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। और यहाँ दिया क्या है? प्लेट का कांच की प्लेट का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दे रखा है, तो यानी कांच की प्लेट मतलब 2 वाला, यानी हम लिखेंगे 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, N21। और N21 को कैसे लिखते हैं? पहले वाला नीचे V2 और दूसरे वाले की स्पीड जो है वो ऊपर V1, ऐसे ही लिखते थे। अब यहां पर हमें दे रखा है N21 क्या है? N21 ही तो दे रखा है आपको, कितना? 1.50, क्योंकि अपवर्तनांक होता है, और किसका अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का, यानी कांच का। किसके सापेक्ष? एक माध्यम के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सारी है हमारे पास। हमें निकालनी है V2, कांच में प्लेट की चाल, सॉरी कांच की प्लेट में जो हमारी प्रकाश की चाल, सॉरी। V2 ऊपर आ जाएगा, V1 हमारा यूं का यूं, और ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि आपस में बदल जाएंगे N21। अब हम रखेंगे वैल्यू
v2 बराबर v1 कितना आया हमारा, v1 कितना था, देखिए v1 है हमारा वायु में प्रकाश की चाल और वो निर्वात के ही लगभग क्या होती बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और n21 अपवर्तनांक कितना है 1.50, इतना ही है। अब देखिए v2 बराबर 3/150, इसका अगर मैं पॉइंट नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो पॉइंट उतरेगा उसके 100 आएगा नीचे, 100 पलट के ऊपर चला जाएगा, और पीछे हमारा 10 की घात 8 था ही। समझ गए इसको मैंने कैसे लिखा, 1.50 का मैंने पॉइंट उतारा ऊपर ले गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दिया 5 पे, 3 5 15, और 5 से कैंसिल कर दिया 2 पे, तो v2 हमारा बना 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इतनी हमारी प्रकाश की चाल होगी किसके अंदर, उस कांच की प्लेट के अंदर। समझ में आया, तो ऐसे करना था, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन आपका ये है जो क्या दे रखे हैं कि सारणी 10.3 से अधिकतम, 10.3 सारणी आपकी वो सारणी थी जिसमें सभी के अपवर्तनांक दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे उत्तर में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व किसका ज्यादा होता है, हीरे का, हीरे का प्रकाशिक घनत्व ज्यादा था ना, वो ज्यादा बिल्कुल था, तो प्रकाशिक घनत्व हीरे का होता है जो कितना होता है 2.42, 2.42, ठीक है। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व किसका होता है, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वायु का होता है, वायु का होता है, और कितना होता है वायु का 1.003, कितना होता है 1.003, एक जीरो और है शायद, नहीं 1.003, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बस इसमें यही बताना था हमें, आगे बढ़ते हैं। आपको क्रोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, 3 चीजें हैं, क्रोसिन है, तारपीन का तेल है, जल है। इनके अपवर्तनांक, इनके प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा, किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश तीव्र गति से चलता है ये बताना है आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रोसिन का जो हमारा अपवर्तनांक कितना होता है, हम लिखेंगे केरोसिन का अपवर्तनांक, याद रखिएगा इसका होता है 1.44, कितना होता है 1.44। उसके बाद चलिए दूसरा तारपीन का, तारपीन का, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक, ये होता है हमारा 1.47, 1.47। और फिर हम लिखेंगे जल का अपवर्तनांक जो हमारा होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो जाहिर सी बात है जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें वायु की गति उतनी, उसमें प्रकाश की गति उतनी ज्यादा होगी, जिसमें अपवर्तनांक जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें हमारी वायु की जो प्रकाश की गति है वो क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम किसका है, जल का, तो हम लिखेंगे जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक, सबसे अधिक, वह किसमें, तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में
प्रकाश की गति सबसे कम होगी। क्यों होगी? हम कारण बता सकते हैं, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम, जिसका अपवर्तनांक जितना कम उसमें प्रकाश की गति उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़े हैं। हीरे का अपवर्तनांक बताइए कितना था? 2.42। ये कहता है इस कथन का क्या अभिप्राय है, कि इस कथन से आप समझते क्या हैं, क्या बता पाते हैं? हम बताएंगे कि इसका मतलब यह है कि जो हमारा क्या है, हीरे का जो प्रकाशिक अपवर्तनांक, या जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक घनत्व, हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है, जिसके कारण यह सबसे कठोर होता है। कि इसका मतलब यह है कि जो हमारा हीरा है उसका प्रकाशिक घनत्व बहुत ज़्यादा है और वो उतना ही क्या है, ज़्यादा कठोर है। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हमारे जो लास्ट के जब हमारा बनता है एग्जाम्पल, वहाँ से हमारे क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। याद कीजिए, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की शक्ति एक डायोप्टर कब होती थी? P बराबर होता है 1/f। और P हमारा 1 कब होगा? P एक डायोप्टर कब कहलाएगा? एक डायोप्टर जब हमारा फोकल लेंथ जो होती है, फोकस दूरी, वो हमारी कितनी हो जाए? 1 मीटर की हो जाए। तो हम बताएंगे किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है यदि उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। कि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर तब कहलाएगी जब उसकी फोकस दूरी जो क्या है, वो 1 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन बनता था यहाँ से। अब हमारा एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ध्यान से सोचिए क्या है, एक लेंस है, वो एक सुई का वास्तविक, पहली चीज, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जो 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। अब 50 सेंटीमीटर दूर क्या बना? प्रतिबिंब बना ना, तो वो दूरी क्या होती है? v। हल करेंगे हम, v हमें दे दिया 50 सेंटीमीटर दूर, और उत्तल लेंस है तो v उसमें पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया प्लस का 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब कहा कि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी वो जो सुई है, जो बिंब है, वो कहाँ रखा है, u कहाँ है, u कितनी दूर है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो सेम साइज का बने जितने साइज की वो सुई है। और ये कब होता था हमारा? बाकी चीजें हमने निकालनी है, साइज निकालना है, क्षमता निकालनी, लेंस की ये चीजें निकालनी है। जब m की वैल्यू 1 होती थी, कितनी होती थी? 1। m की वैल्यू देखो, प्रतिबिंब के बारे में जब बताया जाता है, सारी कुछ प्रतिबिंब के लिए बताई गई हैं कि प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बने और उस सुई के आकार के जितना ही बने, तब उस सुई कितनी दूर रखी गई है ये निकालना है और बाकी चीजें निकालनी है। तो m जब 1 होता था तभी तो हमारी जो दोनों की जो हाइट थी, किस किस की, इमेज की और ऑब्जेक्ट की, यानी बिंब की और प्रतिबिंब की, वो बराबर होंगी। कौन सा केस था? जब m की वैल्यू 1 थी। लेकिन देखिए उसने बोला वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है,
वास्तविक और उल्टा, तो m क्या होगा? माइनस का, क्योंकि m जब माइनस का होता है तो बताया जाता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। 1 के बराबर होता है तो ये बताया जाता है कि वो हमारा क्या होगा? उसी ऊंचाई का होगा जितनी ऊंचाई का हमारा बिंब है। तो m की वैल्यू दे दी। अब यहाँ से u निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, m बराबर होता है v/u। निकालना u है तो u आ जाएगा m नीचे, v/m। तो v की वैल्यू है 50 और m हमारा आ गया माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। u आ गया हमारा, समझ में आया? अब बात करते हैं कि क्या क्या निकालना है हमने उसमें, किस साइज का बीम बना, लेंस की क्षमता। अब लेंस की अगर क्षमता निकालनी है तो हमें उसके लिए देखिए किस साइज का बना, अब वो देखते हैं। जिस साइज का बिंब है, सॉरी, बस लेंस की क्षमता निकाल ली हमें। लेंस की क्षमता के लिए क्या निकालेंगे? f, क्योंकि f हमारे पास है नहीं, तो लेंस की क्षमता के लिए f निकालेंगे। 1/f होता है हमारा 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/v। v कितना था हमारा? 50, तो ये हो गया हमारा 50 माइनस 1/u। u कितना था हमारा? माइनस का 50, तो होगा माइनस का 1/50। माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, 1/50 प्लस में यहाँ भी 1/50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। 1/f, दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनका जो लघुत्तम है वो सेम आ जाएगा और दोनों ऊपर वाले डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 2 और बटे में हो गया 50, 2 से कैंसिल कर दीजिए 25 पे, ये बना 1/25। लेकिन हमें तो f निकालना है, तो इसको पलट दिया, 1/f को पलट देंगे तो 1/25 को भी पलट देंगे, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और किसका? प्लस का। समझ में आया? तो 25 सेंटीमीटर किसका हुआ? हमारा प्लस का। तो ये हो गया फोकस दूरी किसकी? उस उत्तल लेंस की। अब हमें निकालनी क्या? उसकी क्षमता। तो हम लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेकिन इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो f है हमारा वो है 25 सेंटीमीटर का। लेकिन ये बदलना किस में होता है? जब हम क्षमता की बात करते हैं, फोकस दूरी तो हमारी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो हम इसको बदलेंगे मीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ये बन गया मीटर में। यानी कि हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये बनता है 1/4 मीटर। अब निकालते हैं इसकी क्षमता P। P बराबर होता है 1/f, और 1/f की वैल्यू 1/4 है, ये पलट के ऊपर आएगी तो ये बनेगा 4 डायोप्टर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपको दे रखा है लास्ट क्वेश्चन कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर की, लेकिन वो किसकी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी है, तो माइनस का लिया जाएगा क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की माइनस में होती है। और जब उसकी क्या निकालेंगे? क्षमता, लेंस की क्षमता लिख लीजिएगा, क्या होती है? P। और P किसके बराबर होता है हमारा? ये हमारा बराबर होगा, पूरा ही लिखेंगे इसको, अवतल लेंस की क्षमता, जो क्या दे रखी है आपको? P बराबर होता है 1/f के। तो P का मान यहाँ पे बना 1/-2, माइनस ऊपर लग गया और ये 0.5 डायोप्टर। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? तो होपफुली आपको यहाँ पर सभी कुछ समझ में आ गया होगा कि जो आपको हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया जो आपकी बुक का बनता है, उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल कर लिया अच्छे से, फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था, इसमें जो इसका मान है ये हमें थोड़ा सा 1.003, ठीक है, 3 जीरो होती है, ये हमारा हो गया वायु में घनत्व, ये हमने देखा। फिर हमने चौथा क्वेश्चन देखा था, पांचवा, और फिर 1 डायोप्टर को हमने परिभाषित किया, और फिर हमने दूसरा इसका न्यूमेरिकल निकाला पूरा, और फिर हमने देखा कि इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल बनता वो क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो होपफुली आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।